हाय स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के दिन हम लोग को जो आज की क्लास होने वाली है फिजिक्स यूपी पॉलिटी 2023 की। आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का मापन, जिसे आप मेजरमेंट कहते हैं, तो हम लोग की आज की क्लास है। और अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों का भी शेयर कर दें, क्योंकि हम लोग आज इस पार्ट में पढ़ेंगे फिजिक्स की जो थ्योरी पोजीशन है, थ्योरी पोजीशन को रिवीजन करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेन चीज़ होता है थ्योरी। अगर थ्योरी आप पढ़े रहेंगे तभी आपको आगे जो क्वेश्चन और आपको मिलेंगे उसको आप हल कर पाएंगे। तो हम लोग का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, आप लिखेंगे, एक अपना रफ लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए। जो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा और उसको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो चलिए, आपको पार्ट का नाम डाल दिए मापन, मेजरमेंट है। मेजरमेंट डालने के बाद मापन में, उसके बाद अब आ जाइए नीचे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। मापन का परिचय क्या है? देखिए, मापन इसका परिचय, इंट्रोडक्शन जो होता है, ये इसका जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मापक मात्रक की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापन भिन्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। जो पहला आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। तो इसमें आपको जो आंकिक मात्रक का कोई इसमें नहीं पूछा गया है, ज़्यादातर आपको मात्रक से पूछा जाता है। तो देखिए, आपको नोट करना है, मात्रक राशि के मात्रक का नाम जिसे वह भौतिक राशि में मापी जाती है। किसी राशि का आंकिक मान होता है। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको आपको रिवीजन करना है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। अब चलिए, हम लोग देखेंगे इसको। ये हेडिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा हेडिंग है? राशि तथा मात्रक। राशि तथा मात्रक क्या है, इसको आप ध्यान देना है। क्वांटिटेंस एंड यूनिट, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए, अब आपको इसमें दो तरह की राशियाँ मिलती हैं, मूल राशि तथा मूल मात्रक। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको नोट कर लेना है। वे भौतिक राशियाँ, देखिए मैं यहाँ पे कलम से पहले यहाँ पे लाइन बना दिया है। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ? वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो इनका लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ हैं। इनकी मूल राशियाँ कौन कौन सी है, आपको इसको ध्यान देना, इसको नोट करते चलना है। इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको ऐसे तरह का लिखना है, मूल राशि तथा मूल मात्रक। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी मूल मात्राएं या इनकी मूल राशियाँ, तो इनकी जो मूल मात्राएं हैं, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय, वैद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता तथा पदार्थ की मूल मात्रा की मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा मूल मात्रक कहलाते। क्या? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रा मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो इनके मूल मात्रक होते हैं, देखिए आपको यहाँ पे मात्रक, मूल राशियाँ और मूल मात्रक। क्या? मूल मात्रक अलग होते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर तथा मूल मात्रक हैं। अब पूछेगा कि मूल राशियाँ की ये पूछेगा राशि तथा मात्रक की मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान, इसके मूल मात्रक आपको लिखना है, हेडिंग डाल देना है, मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडला, एम्पियर तथा मूल मात्रक होते हैं। अब आपको क्या डालना है? कौन सी हेडिंग? अब आपको हेडिंग डालना है पूरक तथा मात्रक। पूरक राशियाँ तथा मात्रक। तो पूरक राशियाँ में वे राशियाँ जिनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं। तो देखिए, जो पूरक राशियाँ होती हैं, उन्हें वे राशियाँ जिनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं। क्या होती हैं? उनके मात्रक तो होते हैं परंतु उनकी विमाएँ नहीं होती हैं, वे पूरक राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? पूरक राशियाँ कहलाती है। और आपको तली कोण तथा घनी कोण पूरक कोण कहलाता है। अब आपको यहाँ पर तली कोण और पूरक कोण राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपको तली कोण होता है और पूरक, कौन सा? तली कोण और पूरक कोण, ये उनके जो होते हैं राशियाँ होती हैं। इनके जो मात्रक होते हैं,
इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन। अब आपसे पूछेगा पूरक राशियाँ के मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान देना है रेडियन तथा स्टेरेडियन। आपको इसको नोट कर लेना है। क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। देखिए तल जिसका क्षेत्रफल ए एस है, अब आपको यहाँ पर जिसका तल है ये तल है, ये तल इसका ए एस है, और घन जो कोण होता है ए एस कॉस थीटा आर होता है। कौन सा है, ए एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका ए है, जो हो रहा है कॉस थीटा इधर आपको मिल रहा है, और डेल्टा एस यहाँ मिल रहा है, और थीटा जो आपको यहाँ पे तो मिल गया, और आर स्क्वायर यहाँ पे R1 और R2 मिलकर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो दोनों आर स्क्वायर का आपको हो गया ना, तो ए होता है जिसका क्षेत्रफल ए एस होता है, और यहाँ पे कोण होता है यहाँ पे। इसको आपको ध्यान देना है। अब आपको बात आती है जो व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों के सहायता से प्राप्त होता है। कौन सा, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होता है व्युत्क्रम राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी, व्युत्क्रम राशियाँ कहलाती हैं। आपको इस पोजीशन को भी नोट कर लेना है, हेडिंग डालना है व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। कौन कौन से, आपको क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के बस आपको इतना ही नोट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए आपको मेन चीज़ थ्योरी अगर समझ में आती है तभी आपको आगे का पोजीशन समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात कर ली जाए, अब आ गए मात्रों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति में आपको ध्यान देना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले से आपको यहाँ पे ट्रिक मार के रखा हूँ इस तरह का, तो आपको इस तरह का ट्रिक मार लेना है। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सभी प्रकार की भौतिक राशियों को आपको हेडिंग डालना है मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट डालना है। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी प्रकार की भौतिक राशियाँ आपको लिखना हेडिंग डाल के, सभी प्रकार की भौतिक राशियाँ मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रकों की पद्धति कहलाता है। अब आपको यहाँ पे लिखना, अब आपको लिखना है सीजीएस पद्धति। अब आपको हेडिंग डालना है, क्या डालना है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में हेडिंग डालेंगे। अब उसके आगे लिखेंगे यह पद्धति मात्रकों की गासी पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, यह पद्धति गासकों की यह पद्धति मात्रकों की गासी पद्धति भी कहलाती है। इनमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर। देखिए अब आपको जो गासी पद्धति दिया होगा उसमें जो इसका मात्रक होते होंगे, इनमें जो इनके मात्रक होते हैं, जो यहाँ पे लंबाई भी होता है, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः, समय को सेंटीमीटर में, ग्राम को जी में, और सेकेंड को यस में मात्रकों को मापे जाते हैं। किसमें, मात्रकों को मापे जाते हैं। अब आपको यमकेश पद्धति, यमकेश पद्धति, यह पद्धति जांच पद्धति भी कहते हैं। जो यमकेश पद्धति होता है इस पद्धति को जांच पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रकों को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में नाम मापते हैं। देखिए जो यमकेश पद्धति होता है इनके मात्रकों को हम जैसे लंबाई और द्रव्यमान व समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकेंड में होते हैं। कितने होते हैं, सेकेंड में होते हैं। अब यह पीएस पद्धति, इस पद्धति में कोई इतना चीज़ तो पूछता नहीं है। ये पद्धति इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों को क्रमशः फुट और पाउंड तथा सेकेंड होते हैं। क्या होते हैं, पाउंड तथा सेकेंड होते हैं। आईएस पद्धति, देखिए पद्धति ज़्यादातर के पूछता है और आपके इस पे सवाल भी आते हैं। आईएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति पे, इन तीनों पे आपको सवाल मिलेंगे। आगे चैप्टर में जैसे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा।
यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। आईएस जो पद्धति होती है यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिक में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। आईएस पद्धति को एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना है। क्या कहते हैं? आईएस पद्धति भी एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। अब आईएस पद्धति में 7 मूल राशियाँ हैं। यह राशियाँ इनके मात्रक के तालिका में दिए गए। जो आईएस पद्धति के 7 मूलभूत राशियाँ हैं वो कौन कौन सी राशियाँ हैं? आपको देखिए यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में आपको दिया गया है। कौन सा यहाँ पर चार्ट है? मूल मात्रकों की आईएस पद्धति। आईएस सिस्टम ऑफ फाउंडामेंटल यूनिट होती है। जो यहाँ पर जो मूल राशियाँ होती हैं, यहाँ पर आपको दिया मूल राशियाँ, मूल मात्रक और संक्षिप्त में। अब इसमें क्या आपको दर्शाया गया है को इनमें जो राशियाँ हैं इसकी लंबाई को आप मूल राशियाँ में क्या कहते हैं और मूल मात्रक, और इसको संक्षिप्त मतलब जैसे ना आपने मीटर को एम से व्यक्त कर दिया और द्रव्यमान को जैसे आपने अगर कहीं लिखा रहेगा, आपको कोई सवाल दिया है उसमें दिया गया द्रव्यमान नापे, तो आपको वहाँ पे दिया गया आपकी द्रव्यमान जो आपका है, जो आपका द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है। कितना? 4 किलोग्राम है। अब यहाँ पर जब आपका द्रव्यमान 4 किलोग्राम दिया जाएगा तो आपको कैसे किलोग्राम को व्यक्त करेंगे? केजी से। तो आपको यहाँ पे 7 कान में दिया जाएगा केजी बराबर 4 लिखना है। क्या लिखना है? केजी बराबर 4 लिखना है। तो सेम आपको इसी तरह से करना है। जैसे आपको अगर लंबाई में दिया रहेगा किसी वस्तु की लंबाई इतना है तो उसका बताइए। तो जैसे मान ली किसी वस्तु की लंबाई दे दिया गया यहाँ पे मीटर में, तो आपको वहाँ पे एम से दर्शाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको वहाँ पे मीटर लिखेंगे सीधे, तो आपको सीधे वहाँ से एम से दर्शाकर उसके बाद में 4 लंबाई 4 दिया गया है तो आपको वहाँ पे सीधा लिखा गया, आप लिख सकते 4 मीटर। तो इस तरह की आपकी जो मूल मात्रकों की आईएस पद्धति होती है। अब बात यहाँ पर आती है जो तीसरा है समय को आप सेकंड में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसे यस से आप व्यक्त करते हैं। जैसे सेकंड आपको यस से व्यक्त कर सकते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर होता है, तो वैद्युत धारा को ए से व्यक्त करते हैं। और ताप को केल्विन, तो यहाँ पे के से भी व्यक्त होता है। किसी वस्तु का केल्विन आपको जैसे आगे आपको मिलेंगे सवाल, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। जो तीव्रता को कैंडेला सी से व्यक्त करते हैं। और मात्रकों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जो मोल होता है, इसे एम ओ से व्यक्त करते हैं। तो आपको यहाँ से सारे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं इसको आपको रिवीजन कर लेना है और आपको नोट भी कर लेना है। यहाँ से जो सारी चीज़ है इसको नोट करके आपको रखना और हल कर लेना है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखिए आपको ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अब क्या करना है, हेडिंग में डालना है आपको मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। क्या डालना है? मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। तो मानक मीटर में एक मानक मीटर वह दूरी है। क्या है? एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिस्टल 86 के आर से निकलने वाला नारंगी लाल रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको 1650 763 इंटू 73 गुना होता है। तो आपको एक मात्रक मीटर बराबर यहाँ पर क्रिस्टल की नारंगी लाल का प्रकाश तरंगदैर्घ्य इस तरह का आपको हल करना है। यहाँ पे होंगे। अब आता है एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे कहते हैं आप, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है? जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। अगर आपसे पूछ लिया प्रकाश किसका मात्रक है तो आप कहेंगे दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्यात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर, आपको ये इसको नोट करना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 इंटू 4 6 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 16 मीटर लगभग यहाँ पे होता है एक प्रकाश की किलोग्राम में। अब मानक किलोग्राम। अब मानक स्टर किलोग्राम जो होता है 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12 है और C6 पे 12 के आपको यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान, ये आपके लिए उतना नहीं खास है। अब आपको आता है मानक सेकेंड।
अब मानक सेकेंड में आपको यहाँ पर मिलेगा 1 सेकेंड प्रमाण की घड़ी सीजियन 1.33 के प्रमाण द्वारा इतना बराबर कंपन करने में। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, 1 सेकेंड प्रमाण घड़ी सीजियम 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33 होता है। अब आपको इसमें जो मिल गया है माध्यम और सौर दिवस, माध्यम और सौर दिवस, ये आपसे कोई पूछता नहीं है इस चैप्टर, तो आपको रिवीजन ही कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, वैसे कोई इसमें महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। अब आपको बात आती है केल्विन। केल्विन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, केल्विन पे आपको सवाल भी पूछेगा आगे, आपको जब सवाल हल कराया जाएगा तो आपको वहाँ पर दिखा जाएगा। तो केल्विन जल के तीर्थ बिंदु का उष्मागतिकी के ताप का 1/273 इंटू 16वां हिस्सा 1 के तुल्य है। क्या है? 1 के तुल्य है, इसको आपको नोट कर लेना है। अब बात आती है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर पे ज़्यादातर के आपको सवाल पूछेगा, तो मैं आपको बताया हूँ एम्पियर को आपको किससे व्यक्त करना है? ए से व्यक्त करना है। निर्वात में देखिए, अब आपको हेडिंग डालना है एम्पियर। अब आपको आगे लिखना है निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रास्थ काट वाले 2 चालक तारों जिसके बीच की दूरी 1 मीटर है। क्या 1 मीटर होता है? समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो, बीच 2 इंटू 10⁻⁷ -7 न्यूटन व्रत प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो, तो इसमें से होकर बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। अब देखिए, जब आपका यहाँ पर मान 1 एम्पियर होता है तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्वात है, माध्यम है, और निर्वात माध्यम और निर्वात माध्यम, यहाँ पे जो इसका बल है यहाँ पे F बराबर इंटू पार न्यूटन है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का बनाकर देखिए दिया गया है कि जो यहाँ पे किया गया है। अब आपके यहाँ पर आती है मोल क्या होता है। देखिए, मोल से भी आपको सवाल मिलते हैं। मोल होता क्या है? अब आपको कार्बन ये तो इससे मतलब नहीं, सिर्फ आपको जहाँ पे मैं यहाँ पे लगाया हूँ जिसे आगोद्राही की संख्या कहते हैं। क्या? आपको यहाँ पर ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे आप अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। इसका मान लगभग, आपको ये मान याद कर लेना है, 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 अणुप्रमाण आयन होता है। इसको आपको याद करना है। ये कैंडिला उतना तो पूछता नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको वही चीज़ को रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ। अब चलिए, आज बात आती है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक है। जो लंबाई है, द्रव्यमान तथा समय के जो अन्य मात्रक हैं, इन सारे चीज़ पर क्या होता है, इनको देखना है। देखिए, लंबाई, जो लंबाई का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ लेटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। देखिए, ये आपके लिए बहुत, जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये जो सारे चीज़ दिए गए हैं, इनमें से आपको हर एक की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं आपको एक चार्ट में दे दूंगा, और इसका मैं चार्ट में फिर से आपको वहाँ पे समझा दूंगा। लेकिन देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब आपको कहीं दिया रहेगा 1 एंगस्ट्रॉम का मान बताइए, तो आप 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना लेंगे? 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे। और 1 माइक्रोन क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब आपको देखिए, इन सारी चीज़ को जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। अब आपसे पूछ लिया कहीं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, आपको 4 विकल्प दे देगा। तो देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, जैसे ने आपको यहाँ पे दे दिया 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो आपको पहला ए ऑप्शन रहेगा 10⁻⁻6, दूसरा रहेगा 10⁻⁻2, तीसरा 10 पे रहेगा ⁻⁻6, और चौथा रहेगा 10⁻⁻12। तो आप कौन सा करेंगे सही? तो विकल्प नंबर ए 10⁻⁻6। 1 माइक्रोन बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻2। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर बता, देखिए अब आपको शॉर्टकट में दिया रहेगा यमन, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर नैनोमीटर हमसे पूछा गया है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 मिलीमीटर बराबर, जहाँ आपको 1 लिख कर
और यम लिख दिया रहेगा। क्या लिख दिया रहेगा? यम। तो जब 1 मिलीमीटर आपको यम लिख दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 1 मिलीमीटर हमसे पूछा गया है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ होता है। कितना होता है? 10⁻³ होता है। अब आपके 1 किलोग्राम बराबर क्या पूछा गया है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ मीटर होता है। क्या 1 किलोग्राम 10⁻³ मीटर होता है? और 1 जीगा मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻9 मीटर होता है। और 1 प्रकाश वर्ष के बराबर, देखिए ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे आपको क्वेश्चन भी बनते हैं। इनमें जो दिए गए हैं आपको सारे पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। आपको हर सेट में किसी ना किसी तरह का सेट पूछा रहेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब द्रव्यमानों की मात्रक, अब यहाँ पे आपको दिया गया है द्रव्यमानों के मात्रक। द्रव्यमानों के मात्रक यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻6 किलोग्राम। अब क्या होता है? 1 माइक्रोग्राम बराबर, अब आपसे पूछ लिया गया 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है? तो आप क्या कहेंगे? 10⁻6 किलोग्राम होता है। और 1 मिलीग्राम बराबर, अब आपसे पूछ लिया गया कि mg बराबर क्या? mg बराबर कितना होता है? तो 1 mg बराबर आपसे पूछ लिया गया कि कितना होता है? तो आप कहेंगे 10⁻³ 1 कुंटल बराबर क्यूटी अगर पूछ लिया, 1 क्यूटी बराबर, 1 क्यूटी बराबर आपसे पूछ लिया गया तो कहेंगे 10⁻² किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर क्या? अगर MT पूछ लिया गया तो मीट्रिक टन का क्या मान होगा? 10⁻³ होता है। तो अगर आपको, देखिए आपको मेन चीज़ होता है कि जो फार्मूले दिए गए हैं उस बेस को समझना। अगर आपको बेस समझ में आएगा तभी आप जाके आगे हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है, अब जो कि चैप्टर का जो थ्योरी पोजीशन है, यहाँ पर अंतिम पेज चल रहा है। अब आपको इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और इसमें भी आप देखिए, अब आपको इसमें जो ध्यान देना है, आपको इन सब को जो बताया गया मात्रकों के जो होते हैं यूनिट ऑफ टाइम, इसको भी आपको नोट करना है, इससे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब आपसे पूछ ले 1 पिको सेकेंड बराबर क्या पूछेगा? 1 पिको सेकेंड बराबर pf बराबर 10⁻−12 सेकेंड होता है। क्या होता है? 10⁻−12 है। और 1 नैनो सेकेंड बराबर, अगर आपसे पूछ लिया गया NS बराबर, 1 NS बराबर कहेंगे 10⁻−9 सेकेंड। और आपसे 1 माइक्रो सेकेंड बराबर पूछ लिया गया तो 10⁻−6 सेकेंड होता है। और 1 मिली सेकेंड बराबर पूछ लिया गया तो 10⁻−3 सेकेंड होता है। तो आपको इस तरह का याद कर लेना है। ये सब की सारी मैं आपको बनाकर PDF अवेलेबल करवा दूंगा और आपको ये PDF सुबह तक मिल जाएगा। शाम में तो सुबह तक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अवेलेबल करवा दूंगा। एक ही नहीं मिला, आपको मिल जाएगा। अब आपको 10 का घातांक प्रत्येक संकेत, अब आपको इसको 10 का जो ज्ञान संकेत है इसको आपको पढ़ लेना है। क्या करना है? इसको आपको पढ़ लेना है और अपने कॉपी पे भी नोट कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको देखिए मेन चीज़ अभी आपके पास मैं कह दूँ तो आपका 1 जून से पेपर स्टार्ट है। अभी आपके पास 2 महीने, आज से बात कर ली जाए, आपके पास 2 महीने अभी 17 दिन का समय है। लगभग आपका 60-70 दिन का समय है। अगर चाहेंगे तो मैक्सिमम 80 दिन का समय है। आपको 80 दिन, अगर 80 में 70 दिन में अगर चाहेंगे तो टोटल 100 चैप्टर हैं। अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो मान के चलिए 70 दिन में 70 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आपको बचेगा 30 चैप्टर। अगर आप 30 चैप्टर में से अगर कुदा जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अगर उसको रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहद हो जाएगा और आप आगे जाके और आगे देख सकते हैं। तो ये चीज़ है।
अब आप यहाँ पे यार नोट पॉइंट्स को आपको इसको नोट कर लेना है। 10 मीटर होता है 1 कितना होता है 1 बराबर कितना होता है 10 मीटर होता है। और सलारी की मदद से उदाहरण में 1 बराबर 10 मीटर। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको इसको रिवीजन और नोट कर भी लेना है। अब देखिए आ जाना है स्क्रॉल डाउन। इसमें देखिए जो महत्व चीज़ था ये उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो ये सारी चीज़ें हैं इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है इन सब चीज़। अब हम लोग महत्वपूर्ण वाली चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण, अब हम लोग आ जाएंगे अर्थात की सीमा। अर्थात की सीमा में इनमें आपको जितने भी दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें आपको जो दिए गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? सार्थक अंक पूछा गया है, सिंगल फैन डिक्ट पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसको आपको नोट करके लिखते चलना है। इसको आपको वादा के लिए नहीं छोड़ना, इसको लिख लेना है। तो देखिए है आपको 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 10 अंक की घातों का गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको 8.2 इंटू 10 तथा 10 और 8 इंटू 2 और 10 सार्थक अंकों की संख्या 2 है। और दो अशून्य संख्यों के बीच सभी शून्य संख्या सार्थक होते हैं। जैसे कि 50.002 में सार्थक अंक 5 अंक हैं। कितने? 5 अंक हैं। तो आपको यहाँ पर सार्थक कितने मिले? 5 हैं। तो इस तरह का आपको है। अब जो दूसरा आपको यहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक है। क्या? अगर दशमलव अंक के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, मतलब अशून्य का मतलब अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। अब कौन सा अंक देखिए, जैसे कि लिखा गया आपको 0.024 तथा 0.077284 में क्रमशः 2 तथा 4 सार्थक हैं। क्या? 2 तथा 4 सार्थक हैं। इसमें 2 तथा 4 सार्थक इसमें यहाँ पर 1 और 2 ये 0 नहीं लेते हैं। और सेम उसी में इसमें भी वही पोजीशन है, जैसे कि 4 है, 8 है, 2 है, 7 है। ये आपके सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? ये आपके सार्थक अंक होंगे। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तथा दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। मान लीजिए अगर आपके दशमलव, यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है। क्या है? यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तथा दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको यहाँ पर 8.00240 में 6 तथा 7 इंटू 7.45 गुण 10 में सार्थक अंक 4 हैं। कितने सार्थक अंक? 4 हैं। एक यहाँ पर गिनना है 1 2 3 4। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट लेंगे, एक फैक्ट नहीं लेंगे। और सेम पोजीशन इसमें भी वैसे लगता है। अब यहाँ पर जो दूसरा फैक्ट है, जोड़ते समय घटाते समय किसी भी राशि के दशमलव बिंदु से जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होते हैं। इसमें दिया गया है जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया 84.3 प्लस 24 इतना है। तो इसमें सार्थक अंकों का योग यहाँ पे आपको दिया गया है।
इसको आपको कैसे करना है इसका अलग से वीडियो दे दिया जाएगा आपको बनाकर। विभिन्न मापों में गुणा विभिन्न मापों में गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम अंक वाली माप होती हैं। अब आपको इसमें आप किसी भी विभिन्न मापों के गुणा तथा भाग करने पर जो गुणनफल प्राप्त तथा भागफल केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कम सार्थक अंक वाली माप हों। तो इस तरह का है और इसमें कोई आपसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो जो चीज़ आपको महत्वपूर्ण था मैं इस चैप्टर में बता दिया। अब आपको लाइव क्लासेस के साथ मिलेंगे और जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा और उसको हल कराया जाएगा। तो आपको अगर थ्योरी पोजीशन को नोट कर लेना है और आपको इस थ्योरी पोजीशन को आज हल कर लेना है और आपको थ्योरी पोजीशन को हल किए रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये आपकी सारी चीज़ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 6306244452 मेरा नंबर है। व्हाट्सअप और कंटेक्ट इस पर कंटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि सर हमको इस टॉपिक पे अभी वीडियो तक नहीं मिला है तो आपको वीडियो सारे टॉपिक पे मिल रहे हैं और आपको डेली बाय डेली वीडियो दिए जा रहे हैं कौन से लिए आपके लिए कैसा चीज़ होने वाला है। और आप अगर पार्टी 2023 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और आपको हमारे चैनल पर सारी चीज़ अवेलेबल करा दिए जाएंगे और आपको संडे टेस्ट भी इस चैनल पर कराया जाएगा। वो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको इस साल फ्री ये आप कराया जाएगा और आपको कोई सा चार्ज नहीं पे करना है। तो अब आपको इस नई वीडियो मिली, तब तक के लिए जय हिंद।